Long years ago, we made a tryst with destiny, and now देश आजाद हो the चुका time था। comes when we हिंदुस्तान shall के अब redeem our 2 faith. टुकड़े हो चुके थे और लोगों को इंतजार था नए कानून का। कोई नया कानून आए तो जान में जान आए। पर इन सब के बीच एक जनाब थे जो पूछते थे कि उस कानून का क्या, जो नए कानून की पहुंच से अब भी दूर है। वो जो अपनों के बीच ही ऐसी अदृश्य लकीरें खींच देता है जो सिर्फ समाज नहीं बल्कि बांट देता है इंसान को, धुंधला कर देता है नजर। दिखना बंद हो जाते हैं इंसान और दिखाई देता है सिर्फ मजहब, जात, मर्द और औरत। अब एक महत्वपूर्ण घोषणा हमारे सभी श्रोताओं के लिए। कल दोपहर 12 बजे से हम आपके लिए ला रहे हैं एक नया कार्यक्रम साहित्य संवाद, जिसके माध्यम से आप पूछ सकेंगे सवाल हिंदुस्तान के प्रसिद्ध लेखकों से। और इस श्रृंखला में सबसे पहले हम जुड़ने जा रहे हैं बैठिए मंटो साहब। जी शुक्रिया। अरे रुकिए जनाब, आपकी कहानियाँ काफ़ी मशहूर हो रही हैं। अब देखिए ना, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई है। जी इरादा तो नहीं था। इरादे तो हमें बखूबी मालूम है मियाँ। सलवार खोलने का इरादा, एक घाटिन लड़की और शादीशुदा मर्द के बीच संभोग कराने का इरादा, हाय अल्लाह, और तो और मसूद जैसे छोटे लड़कों के जिस्म के बदलाव बतलाने का इरादा। यही तो दिक्कत है जिलर साहब, हम वही देखते हैं जो दिखता है। इरादा जानने की फुर्सत किसके पास है। अब आप ठहरे कलमकार, आप कुछ भी कहेंगे लोगों को वो फंसाना मालूम पड़ेगा। पर हम तो बस इतना जानते हैं मियाँ कि अगर आपका इरादा पाक होता तो आप यहाँ हमारे साथ जेल में रेडियो ना सुन रहे होते। हमें तो लगा था आप काफ़ी ईमानदार हैं। क्या ये है आपका ईमान? मेरा ईमान तो कहता है असलियत दिखलाने को, हकीकत से लोगों को रूबरू कराने को, बिना किसी शर्म की चादर ओढ़े, जिसे आपकी जबान में फारिस कहते हैं जनाब। अरे अरे, ज़रा सांस तो लीजिए। आप हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप ही तो पूछ रहे थे मेरा ईमान। देखिए ना, लोगों को याद रह जाए इतना तो अच्छा लिखता ही हूं मैं। वैसे बात तो ठीक है, कदरदान तो हम भी हैं आपके अफसानों के। फरमाइए। धुआं कहानी का प्रकाशन सबसे पहले दिल्ली में साल 1941 में हुआ था। आतिश भरे मंटो के अफसाने के बाद लघु कथाओं का उसका ये तीसरा संग्रह था। सामने कोठे की दीवार पर एक कबूतर और कबूतरी पास पास पर फुलाए बैठे थे। ऐसा मालूम होता था कि दोनों दमपुख्त की हुई हंडिया की तरह गर्म हैं। गुलदाउदी और नाजबू के हरे हरे पत्ते ऊपर लाल लाल गमलों में नहा रहे थे। फिजा में नींदें घुली हुई थी, ऐसी नींदें जिनमें बेदारी ज्यादा होती है और इंसान के इर्द गिर्द नर्म नर्म ख्वाब यूं लिपट जाते हैं जैसे ऊनी कपड़े। मसूद ऐसी बातें सोचने लगा जिनका मतलब उसकी समझ में नहीं आता था। वो उन बातों को छू कर देख सकता था, मगर उनका मतलब उसकी गिरफ्त से बाहर था। फिर भी एक गुमनाम सा मजा इस सोच विचार में उसे आ रहा था।
आपका कहना है कि आप समाज में अपनी किताबों के जरिए सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन उस धुआं वाले मसूद पर आपका क्या कहना है? मसूद? अरे वही बच्चा जो आपकी भाषा में कली से फूल बनने का सफ़र तय कर रहा था और नरम नरम ख्वाबों के जरिए जो अपनी जवानी जी रहा था। जेलर साहब, ख्वाबों का सहारा तभी तो लेना पड़ता है जब हकीकत पहुंच के बाहर हो जाए। देखिए मियाँ, ये सब हम नहीं जानते। हमारी शिकायत आपसे बस इतनी है कि आपको एक बच्चे के बारे में ऐसा हरगिज़ नहीं लिखना चाहिए था। कली से फूल बनने वाले बच्चे तो नहीं होते हैं जेलर साहब। अब किसी को अगर ये बतलाया जा रहा है कि उनके जिस्म में होने वाली हरकत की वजह क्या है, तो इसमें उन्हें सच से रूबरू करवाने में क्या ही गलत है। वैसे मसूद को तो छोड़िए, अब आते हैं सकीना पर, जिसकी लूटी हुई इज्जत आपने अपनी लिखावट से और भी लुटवा दी। उन्नीस 1948 में प्रकाशित कहानी खोल दो उस समय को दर्शाती है जब सामुदायिक दंगों की आग में डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के कंठ से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की ओर देखा और उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा शरीर में हरकत हुई। बेजान हाथों से उसने अपना नाड़ा खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। और डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में डूब गया। उम्मीद करता हूँ आपकी कोई बेटी नहीं है, वरना बाप और बेटी के रिश्ते को आप खोल नहीं देते अपनी खोल दो कहानी में। अगर आपने आपका दिमाग खोला होता तो आप ये ना बोलते। अरे क्या कहते हो जनाब? अल्लाह माफ़ करे, क्या आपको खौफ खुदा नहीं है? जेलर साहब, एक औरत के साथ जो गलत हुआ वो नहीं दिखता आपको? गलत हुआ? गलत तो आपने किया है मियाँ। आपने उस लड़की की इज्जत और शर्मसार कर दी अपनी लिखावट से। मैंने तो बस उन तमाम दुखियारी लड़कियों की सच्चाई और आपके सज़ा देने वाले कानून का पर्दाफाश किया है। इसमें मुझे कुछ भी बेहूदगी नहीं दिखती। अरे मियाँ, आपको ऐसा लिखना ही क्यों है जिसे पढ़कर लोगों को उकसाया जाए? देखिए, अगर बात उकसाने की है तो लोगों का क्या है, वो तो एक कुर्सी से भी उकसाए जा सकते हैं। अरे छोड़िए जनाब, आप जैसे लोग क्या जाने रिश्तों की अहमियत। और ये बताइए मंटो जनाब, मर्द जात से आपको कोई दुश्मनी तो नहीं? क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? रणधीर की कहानी से मालूम होता है कि मर्द वफा के लायक नहीं, इसीलिए शायद। फसाने मंटो के नामक संग्रह से ली बू नामक कहानी व्यक्त करती है एक द्वंद जो रिश्तों और जिस्मों के बीच जिस्म को अहमियत देती है। सारी रात वो सोचता रहा कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी करीब ना होती अगर उसके जिस्म से ये बू न उड़ती। ये बू उसके दिलो दिमाग की हर सिलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम नए पुराने महसूसात में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। आपने हमारी कई बातों को गलत तरीके से ले लिया। खैर, हमेशा की तरह हमने तो हकीकत ही बयां करी, क्योंकि इंसान अपने जिस्म की भूख मिटाने की तलब में किसी भी हद को पार कर सकता है, जैसे रणधीर ने किया। आपकी कहानी में कौन वैश्या और कौन बाइस्मत? नहीं साहब, यहाँ आप गलत हैं। मेरी मानिए तो वैश्या और बाइस्मत औरत का मुकाबला हरगिज नहीं करना चाहिए। इन दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। वैश्या खुद कमाती है और बाइस्मत औरत के पास कमा कर लाने वाले कई सारे मौजूद होते हैं। जनाब, अब बस भी कीजिए खुदा के लिए। हाँ हाँ, सवाल जवाब का सिलसिला आपने शुरू किया था, तो अब आप जवाब दीजिए। वाह मियाँ वाह, फसाने आप लिखें और जवाब हमसे तलब करते हैं। साहब, मैं सोचता हूँ अगर बंदर से इंसान बनकर हम इतनी कयामत ढा सकते हैं, इस कदर फितने बर्पा कर सकते हैं, तो वापस बंदर बनकर हम खुदा मालूम क्या कुछ कर सकते हैं। मियाँ, आप जैसे लोग जो समाज की हर सोच को ही मजहब बनाए घूमते हैं,
ना सवाल ना जवाब, एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। मंटो कहता था कि समाज के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप इससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि यह जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में मेरे लिए तय करना नामुमकिन हो गया है कि दोनों मुल्कों में अब मेरा मुल्क कौन सा है। बड़ी बेरहमी के साथ हर रोज खून बहाया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब आजाद हो गए हैं, लेकिन क्या गुलामी का वजूद खत्म हो गया है? जब हम गुलाम थे तो आजादी के सपने देख सकते थे, आजाद हो गए, लेकिन अब हम आजाद हो गए हैं। खत्म हो गया है, तब हमारे सपने किसके लिए होंगे? अब हम आजाद हो गए, अब हम आजाद, लेकिन अब तब हमारे सपने किसके लिए होंगे? तब हमारे सपने किसके लिए होंगे? लेकिन अब हम आजाद हो गए। सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया? मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल ना देख दे ये आज मेरा, खोद दे खरोद दे ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा। कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले, बोले सच्चो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले जो वो नकाब डाले। ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है, दब के जीते हैं दबाने के ये आदी है। इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है, मुझ पर इल्जाम